हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। एवरीवन शुड नो सीरीज का ये आज 8वां लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद खान जी के बारे में और ईवी रामास्वामी नायकर जी के बारे में। नॉर्थ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मिस्ट थे बेसिकली यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से या यूपीपीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उन्हें हमने कवर कर लिया है लगभग लगभग। और थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था क्योंकि आपको पता है यूपीपीसीएस का एग्जाम जो एक्सपेक्टेड था कि मई या जून में हो सकता है वो अब 6 दिसंबर को होने वाला, तो मुझे भी लगा थोड़ा सा गैप लेते हैं। पर आगे से आपको वीडियो फिर से मिलने लगेंगे वैसे ही। पीवाईक्यू की बात रही तो पीवाईक्यू आप जा करके यूपीएससी का 2019 से 2024 तक का जो मैंने करवाया उसको देख लीजिए और कमेंट कीजिए कि कितना जल्दी आपको चाहिए, उतना ही जल्दी मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा पीवाईक्यू। क्योंकि कुछ 10 सालों के और बचेंगे, 2010 से लेके 2018 तक का करवाना है, वो करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। कोई और सीरीज चाहते हैं आप तो वो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मुझे। चैनल पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं तो ऐसा होता नहीं कि मैं भी इतना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर कुछ करूं, पर जितना मैंने कहा उतना तो डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है ही। आइए सर सैयद अहमद खान जी के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म होता है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 1817 में। ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फैमिली मुगल कोर्ट से रिलेटेड होती है। उनके यहाँ वो मतलब एक ऑफिसर जैसे रहते हैं उनकी फादर साहब। और एजुकेशन जैसे सबकी हुई होती है वैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन उनको वो भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, धीरे धीरे वो साइंटिफिक जो एजुकेशन होती है उसकी तरफ थोड़ा लीन करते हैं, क्योंकि बाद में उन्हें समझ आता है कि जो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस आज के युग में ज़्यादा है। तो उन्होंने उस एजुकेशन को भी धीरे धीरे समझा। और क्या था कि थोड़ा सा वो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयलिस्ट थे। 1857 की जब लड़ाई होती है उसमें बाकी सबका एक ग्रुप रहता है नॉर्थ इंडिया में। बेसिकली 1857 की लड़ाई में नॉर्थ इंडिया ही एक मत था, बाकी साउथ इंडिया का, मुंबई महाराष्ट्र का या फिर आप कर्नाटक इन सब स्टेट का लें तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। तो इनका भी उसमें एक सुझाव था कि हमें थोड़ा लॉयलिस्ट होकर रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट है जहाँ पे अगर अंग्रेज रहेंगे तो एक स्टेबिलिटी रहेगी, और दूसरी बात इनकी ये थी कि थोड़ा लॉयल रहेंगे। तो आज के टाइम में नहीं होता है कि अगर गवर्नमेंट, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बड़े आसानी से मिल जाते हैं। जो जनता होती है उसको क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं काइंड ऑफ बेवकूफ़ बनाती हैं, ठीक कह रहा हूँ मैं, पर यही है, सत्य यही है कि आपको ये मिलेगा। फिर उसके बाद आज के टाइम पे आप देखो तो जो एमपी हैं, एमएलए हैं, आपके क्षेत्र में आते ही नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने ये बिजनेसमैन का एग्जांपल दिया। तो कुछ ऐसा इनका भी सुझाव था कि हम थोड़ा लॉयलिस्ट रहेंगे तो मुस्लिम्स के प्रति जो है बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होंगे अंग्रेज, ये बातें थी। बाकी ये रेशनल थे, क्योंकि इन्होंने, मैंने आपको बताया कि मॉडर्न एजुकेशन ली बाद में साइंस की, तो ये रेशनल थे। वेस्टर्न इनका ये था कि जो मुस्लिम में चल रहा था कि आपको, मतलब बहुत सारी, जैसे हिंदू में, हिंदू धर्म में बुराइयां थी, वैसे मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी बुराइयां थी। एजुकेशन नहीं मिलेगा, लड़कियों को एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी की बुक ही नहीं उठानी चाहिए। उनको समझ आया कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न टाइम की जो एजुकेशन है उसको आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो एजुकेशन नहीं लेते हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और एक और शुरू में क्या था कि जब उनका जो, ये मान लीजिए कि जो अर्ली टाइम था, अर्ली टाइम मान लीजिए आप, या फिर जो अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट उनका था, उसमें ये था कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ भाई बना के लिए चलते थे। तो उन्होंने कोट भी दिया था कि ही फेमसली स्टेटेड दैट हिंदू एंड मुस्लिम वर द टू आइज ऑफ ब्यूटीफुल ब्राइड दैट इज इंडिया। मतलब ये हिंदू और मुस्लिम दो आंखें हैं इंडिया की। पर क्या होता है, अभी मैं पहले ही आपको बता देता हूँ क्योंकि एक फ्लो चल रहा है। धीरे धीरे जब ये 1857 की लड़ाई होती है और अपने, मतलब ये मान के चलिए लास्ट फेज में, ये एंटी हिंदू तो नहीं कहूंगा मैं, पर क्या है कि ये धीरे धीरे जो रेशनलिस्ट थे वो रेशनलिस्ट होने के बजाय पुरानी विचारधारा को मानने लगते हैं। जिसके लिए वो पहले फाइट किया करते थे कि हमें मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, उसी के साथ में आते हैं। बेसिकली जो हिंदू डोमिनेटेड जो ये मान लीजिए कि उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन थे उनके अगेंस्ट में रहते हैं और कांग्रेस के प्रति थोड़े लॉयल रहते हैं। आइए इनके बारे में ये जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी सोसाइटी या की इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाए। तो साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, मतलब अभी ये रेशनल थे, फाउंडेड इन गाजीपुर में, बाद में अलीगढ़ में ट्रांसफर होकर आ गई थी। वहां पे इन्होंने क्या किया कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक वर्क्स होते हैं ना, जो बुक्स थी, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, उनको इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट करवाया। क्योंकि बाकी मुस्लिम आबादी थी वो उर्दू ही जानती थी, हिंदी और उर्दू, तो उन्होंने उर्दू में उसको ट्रांसलेट करवाया जिससे हर कोई पढ़ सके। जैसे पहले नहीं होता था, अकबर ट्रांसलेट करवाते थे महाभारत को, आपने पढ़ा होगा।
अकबर ने उर्दू में या पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था महाभारत को। ऐसे हर कोई करवाता है। अगर आप थोड़ा-सा अगर फोर साइटेड है ना आप, दूर की सोच है आपकी, तो आप कोई राजा हैं, आज के टाइम पे पीएम है, प्रेसिडेंट है, कुछ भी हैं आप, तो फोर साइट में इंसान हर एक धर्म की अच्छी बातों को इनकॉर्पोरेट करना चाहता है अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए। बाद में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया 1875 में, जिसका नाम बाद में पड़ता है अलीगढ़। आज के टाइम पे आप एएमयू कहते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका नाम बदल के हुआ था 1920 में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर क्या फ़ायदा बार-बार लिखने से। और इसको इन्होंने किस बेसिस पे बनाया था, उस टाइम पे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी वर्ल्ड में, उनके हिसाब से इन्होंने पूरा इसको मॉडल किया था, इसको डिज़ाइन उस हिसाब से किया था। बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है। और एक काम इन्होंने किया था, एक जर्नल चलाया था, तहज़ीबुल अलग, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड था। सोशल रिफॉर्म इन द सेंस कि मुस्लिम सोसाइटी में जो सोशल रिफॉर्म जैसे हिंदू सोसाइटी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो वैसे ही मुस्लिम रिफॉर्मर्स में भी आप आएँगे, आपको जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया सर सैयद अहमद खान। आगे भी अगर कोई 1-2 मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको ले आऊँगा। फिर साउथ इंडिया में कौन से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चले थे, उनको भी लेके आएँगे हम एक-एक करके। फिर उसके बाद बाकी के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में जिन्होंने जिन पर्सनैलिटीज़ ने अपना योगदान दिया, उनको एक-एक करके पढ़ेंगे हम। तो ये किस लिए इन्होंने चलाया हुआ था ये जर्नल? To propagate liberal ideas and opposed social evil like polygamy and पर्दा सिस्टम। ये सारा सिस्टम हम उसमें हिंदू धर्म में जो किया था, इससे पहले हमने उसमें था ना, यही पॉलीगमी एंड पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में ये भी थे। अब इनके कुछ लिटरेरी वर्क जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, असबाबे भागवते हिंद, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1859। पॉलिटिकल इंस्टांस इनका बाद में मैंने आपको बताया कि अगर आप इनकी जर्नी देखो, यहाँ पे शायद मैंने लिखा हुआ तो 1898, तो जो अंत का समय था इनका कुछ 15-20 साल, उसमें इन्होंने, क्योंकि 1885 में कांग्रेस आई, और कांग्रेस को मैंने शायद और किसी वीडियो में एक बार और क्रिटिसाइज किया है कि एलीट क्लब का एक कुछ ऐसा था, ये समझ लो कि एलीट क्लब मेंबर था ये। तो बहुत लोग ये मान के चलो आप, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि क्योंकि ये मुस्लिम थे तो इनको लगा, नहीं, हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग थे जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमें ग्राउंड रियलिटी देखना चाहिए, जो बाद में गांधी जी ने किया। गांधी जी किससे जुड़ते थे? मास से जुड़ते थे। ये कांग्रेस जो स्टार्ट हुई थी 1885 में, ये थोड़ा एलीट क्लब था। आप धीरे-धीरे पढ़ोगे तो समझोगे। तो इन्होंने अपोज़ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि फियरिंग हिंदू डोमिनेशन इन डेमोक्रेटिक सेटअप। इनका सिंपल सा था, क्योंकि हिंदू डोमिनेशन था। बाकियों ने जो अपोज़ किया था वो था कि ये एक एलीट मेंबर्स का एक क्लब है, जो मासेस की बातों को नहीं रखता, अपनी बातों को या अपर लेयर की बातों को रखता है। और इसके अगेंस्ट में इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1880 में बनाया, फाउंड किया। किसके साथ में? बनारस के राजा हुआ करते थे, राजा शिव प्रसाद जी उस समय पे। तो किसको काउंटर करने के लिए? कांग्रेस को। फिर बाद में इनको ब्रिटिश ने नाइट की उपाधि दी थी 1888 में। अगर कुछ गलत हो रहा हो तो शायद नाइटेड की ही उपाधि दी थी। अ, अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है नहीं, मैंने ढूंढा पर मुझे मिला नहीं। तो आप एक बार बता देना। तो बेसिकली ये इनका जीवन काल था, जिसमें इन्होंने मुस्लिम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत योगदान दिया। 1817 में जन्म होता है, फिर ट्रेडिशनल एजुकेशन वहाँ से जाकर के फिर साइंटिफिक एजुकेशन, फिर उसके बाद पर्दा सिस्टम और बहुविवाह का जो होता है, कई शादी कर लेते हैं, पॉलीगैमी का, इसका विरोध करना। फिर कई ऐसे काम करना जो हिंदू और मुस्लिम को दोनों को साथ में ले आए, लेकिन बाद में थोड़ा सा लॉयल हो गए अंग्रेजों के प्रति 1857 की लड़ाई में। फिर उन्होंने एक बुक लिखी, असबाबे भागवते हिंद, उसमें बताया कि इंडियन रिवॉल्ट 1857 हुआ क्यों था। फिर बाद में इन्होंने कांग्रेस का अपोज किया, और थोड़ा सा मुस्लिम, जो पहले इनकी विचारधारा थी रेशनल होने की, वो थोड़ा इनका ऐसा हो जाता है कि हिंदू डोमिनेशन की वजह से मुस्लिम पक्ष में ही ज़्यादा रहते हैं ये। इनको लगता है नहीं तो अगर हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी है तो मुस्लिमों की बात नहीं सुनी जाएगी। और इस हिसाब से इनको 1888 में एक उपाधि मिलती है नाइट की। और इनकी जो डेथ होती है, ये आप देख लीजिए 1898 में इनकी डेथ होती है। तो इनका ये पूरा जीवन काल था। अब देखते हैं ईवी रामास्वामी नायकर जी, पेरियार जी को। इनका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार का इनको टाइटल मिला था। इनका जन्म होता है 1879 में और डेथ होती है इनकी 1973 में। बेसिकली आज़ादी के बाद तक ये
जीवित थे, इंडिया में अपना योगदान, बेसिकली इंडिया की डेवलपमेंट में वेरियस वेज से अपना योगदान ये देते रहते हैं। जन्म होता है इनका ईरोड में, तमिलनाडु में है। और इनकी शिक्षा दीक्षा होती है, पर एक कंट्रोवर्सी हो जाती है एक बार। कंट्रोवर्सी क्या होती है, पहले ये जानते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ ये साइंटिफिक एजुकेशन भी लेते हैं। फिर धीरे-धीरे, क्योंकि अब उस टाइम पे कांग्रेस आपको पता है कि पर्सनल में आ गई थी, गांधी जी का महत्व बहुत बढ़ गया था, उनको लोग जानने लगे थे। तो इनको भी लगता है कि चलो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपको क्या है ना कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, जहाँ से आप देश के लिए कुछ कर सको, सोसाइटी के लिए कुछ कर सको, तो आप चाहोगे। उन्होंने वही किया, 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। पर एक बार 1925 में कंट्रोवर्सी होती है, क्या होता है, ये चेरना देवी गुरुकुलम कंट्रोवर्सी होती है। वहाँ पे क्या होता है ना कि ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स होते हैं, वो सेपरेट डाइनिंग टेबल पे बैठाए जाते हैं। उससे इनको लगा था, अब ये क्या था, ये कांग्रेस के अंदर में सारी चीज़ें हो रही थी। कांग्रेस के अंदर में चीज़ें हो रही थी और वहाँ पे ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण जो थे, वो अलग-अलग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझिए। इन्होंने क्या किया, जैसे एक ब्राह्मण थे, उनके द्वारा ये फंडेड थी, ये जो स्कूल चल रहा था, चेरमा देवी गुरुकुलम स्कूल, ये ब्राह्मण थे, उनके द्वारा फंडेड था। पर वहाँ पे व्यवस्था कैसी थी कि ये ब्राह्मण है, अच्छा इनका टेबल यहाँ पे, ये खाना अपना बैठ के यहाँ खाएँगे। अच्छा ये नॉन ब्राह्मण से, ये यहाँ पे बैठेंगे। उस वक़्त इनको लगा कि फिर कांग्रेस को जॉइन करने का फ़ायदा क्या है? अगर यहीं के ब्राह्मण लोग, ऐसा है कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के बजाय खुद की सोसाइटी में अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसको छोड़ देते हैं। और उससे पहले क्या हुआ था, एक वाईकोम सत्याग्रह हुआ था। वाईकोम सत्याग्रह में एक, अब उनको आगे पढ़ाऊँगा मैं, नारायण गुरु स्वामी होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब टेम्पल में हम चलते हैं, एंट्री करेंगे। कास्ट उनकी लोअर कास्ट थी, इस वजह से वो उस वक़्त के जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने उनको रोक दिया। उस सत्याग्रह में क्या हुआ था, गांधी जी भी गए थे और साथ में ये भी थे, लेकिन ये बढ़-चढ़ के आगे आए थे, जिससे इनको एक वाईकोम वीर कहा जाने लगा, हीरो ऑफ वाईकोम। ये इंसिडेंट होता 1924 में है और बाद में टेम्पल खुलता भी है और बाद में 1936 में एक एक्ट आता है। उसके बाद सारे टेम्पल जो होते हैं वो हर एक कास्ट के लिए ओपन हो जाते हैं। आप लोअर कास्ट से हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, सबके लिए। तो जो 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, ये बुक में ईज़िली आपको मिलता नहीं है, ठीक? है बुक में, ऐसा नहीं, बुक में है, लेकिन आपको एक लाइन ऐसी मिलेगी कि हाँ, उन्होंने छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन में आता, नहीं कर पाते हो आप। तो हिस्ट्री इसकी यही थी कि पहले वाईकोम सत्याग्रह हुआ, उसमें इन्होंने पिवटल रोल प्ले किया, वहाँ पे मंदिर खुलवाया। फिर 1925 में ये देख रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा फंडेड, कांग्रेस के एक ब्राह्मण है, उनके द्वारा फंडेड स्कूल है, वहाँ पे ही जातिगत भेदभाव हो रहा है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। जब कांग्रेस को छोड़ा, कोर फिलॉसफी उनकी क्या थी कि अब ब्राह्मण की आइडियाज़ को हमें रिजेक्ट करना है। हमें खुद से अपने धर्म के बारे में पढ़ना है, हमें ज़रूरत क्या है ब्राह्मण की? ये इंटरमीडिएट जो भगवान के से मिलने के लिए इंटरमीडिएट लोग हैं, इनसे ज़रूरत क्या है हमारी? हम खुद पढ़ेंगे और ये जो कास्ट सिस्टम है उसको कंप्लीटली हम रिजेक्ट करेंगे, नॉन ब्राह्मण को सपोर्ट करेंगे, उनकी डिग्निटी के लिए हम लड़ेंगे। ये इनका था। तो बेसिकली इन्होंने एक एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया। किसके तरीके? वो आप कमेंट में बताओगे, मैंने आपको और वीडियोज़ में बताए हुए हैं, सबकी अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ को बताया हुआ। रेशनलिस्ट थॉट था इनका। ये पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में थे और अथॉरिटी ऑफ कुरान में जो सुपरस्टिशंस है ना, रिलीजियस सुपरस्टिशंस, पहले भी लोगों ने इसको अवॉइड तो नहीं, रिजेक्ट किया था कंप्लीटली, और आज भी लोग कर रहे थे इनके समय पर भी। उसको वेहेमेंटली ऐसे नहीं, उन्होंने बहुत जोरदार फोर्सफुली उसको अपोज किया था और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया था। वो पहले थे, ऐसे थे जो वुमन राइट्स के लिए, मतलब राजा राम मोहन राय तो वुमन राइट्स के लिए लड़े थे, सती सिस्टम हटाओ। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी काम किया था विधवा विवाह के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात की थी कि प्रॉपर्टी राइट्स भी दो इनको, वुमेन को। बाकी सब कुछ तो पहले जैसा है, सपोर्ट करते थे डाइवोर्स को, विडो मैरिज कराओ, सारी बातें, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी राइट को भी सपोर्ट किया कि वुमेन्स को भी प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए। उससे उनका एक से आएगा लोगों के सामने। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज जो होती है इंट्रोड्यूस किया, मैरिज कंडक्टेड विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट, मैंने पहले ही आपको बता दिया, एंड रिचुअल विच वर लेटर लीगलाइज्ड। पहले क्या था, अभी अभी आप देख लो कि शादी में जरूरी होता है ना पंडित का होना, उन्होंने कहा कि जब इनको हमसे इतना भेदभाव है तो इनको शादी में क्यों बुलाएंगे। ये सारी बातें थी। बहुत डीप इनके जीवन के बारे में किसी के लिए इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं। मैंने सीरीज का नाम रखा है एवरीवन शुड नो, लेकिन ये ऐसे-ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको 1 घंटे लग जाएगा बताने में। हमारे पास इतना समय भी नहीं होता और कोई देखता भी नहीं है। तो जो ऐसे हैं, आपको महात्मा गांधी मिलेंगे, बहुत पहले लोगों को भी मैंने बताया, किसी-किसी को मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ और इन लोगों को मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि
थोड़ा सा यूपीएससी स्पेसिफिक भी हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में, इनके जीवन काल के बारे में जितना समझ आ रहा है उतना बता रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स हम बुक में नहीं पढ़ पाते उन्हें ज़्यादा मेंशन करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बस सीधी-सीधी बात यही है। उन्होंने एक जर्नल दिया था, कौन था? रिपब्लिक वाज़ हिज़ मेन प्रोपेगेंडा व्हीकल। जर्नल का नाम था कुडियारासु, ठीक? ही आल्सो रैन क्या? पुराची रेवोल्यूशन, ये भी इनका एक जर्नल था, ठीक? तो 2 था, एक कुडियारासु और दूसरा पुराची। ये भी याद कर सकते हो आप। पॉलिटिकल एवोल्यूशन क्या होता है? अब देखो 1925 में तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, अब क्या करेंगे? कुछ तो और उसके बाद करना था। तो क्या होता है, जस्टिस पार्टी शायद 1919 में बनी थी, आप कमेंट में बताना। जस्टिस पार्टी 1919 या 1920 में बनी थी। 1938 में ये उसके लीडर बन जाते हैं, टुक ओवर कर लेते हैं उस पे। मतलब अब इन्होंने साउथ इंडिया में रहकर ही काम करने के लिए सोचा। 1938 में जस्टिस पार्टी जो साउथ इंडिया की वैसी ही थी जैसे नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस, उतना इम्पोर्टेंस था उसका। उसके लीडर बनते हैं और 1944 में उन्होंने एक द्रविड़ काजगम डीके, आज के टाइम पे आप डीएमके और पता नहीं कौन-कौन सी पार्टी साउथ इंडिया में होती है ना, ऐसी एक पार्टी बनाई थी। बाद में उसको जस्टिस पार्टी को उसी में ये एमलगेट कर लेते हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक? और इसके बाद हाँ, आप ये देख सकते हो, अगर दोनों ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बस एक बता दिया आपको कि अगर आप देखना चाहो कि दोनों में रेशनल डिफरेंस क्या थे, दोनों वही थे। सेल्फ रिस्पेक्ट, एंटी कास्ट इनका था। इनका रेशनलिज्म था, मॉडर्न एजुकेशन था, थोड़ा-सा एंटी हिंदू भी था। एमएओ कॉलेज की स्थापना इन्होंने द्रविड़ काजगम पार्टी बनाई थी, अपोज किया फियर्ड हिंदू मेजॉरिटी को। ये कहते थे कि ब्राह्मण को की डोमिनेंस को हमें अपोज करना है। इनकी जो जर्नल थी उसका नाम था तहदीबुल अलग, इनका था कुड़ियारासु। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। और एक बात और रह गई, शायद मैंने छोड़ दिया, हाँ। यूनेस्को ने बाद में इन्हें डिस्क्राइब किया, कब? सॉरी, 1938 में नहीं, इसलिए मैं चीज़ों को लिखता कम हूँ। मुझे वैसे बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाद में इनको टाइटल मिलता है, किसने, कौन देता है? यूनेस्को। इनको कहा जाता है सोक्रेटिस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। 2 पर्सनैलिटीज़ को हमने कवर किया। अगला वीडियो जल्द से जल्द आएगा, तब तक आप इसको देखिए और यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।